नमस्कार। आज के इस वीडियो में सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गोल्जी काय के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, गोल्जी काय एक स्रावी कोशिकांग है जिसे हम कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो कैमिलो गाल्जी थे, जिन्होंने सबसे पहले तंत्रिका कोशिकाओं में इनकी खोज की थी। इसको गोल्जी उपकरण, गोल्जी सम्मिश्र, आइडियोसोम या लिपोकॉन्ड्रिया के नामों से भी जानते हैं। इसके कुछ नाम हैं जिसमें गोल्जी काय को हम गोल्जी उपकरण भी कह सकते हैं, गोल्जी सम्मिश्र भी कह सकते हैं, आइडियोसोम भी कह सकते हैं और लिपोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। इसे प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग भी कहते हैं। और इसको प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संरचना अलग अलग होती है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अलग अलग कोशिकाओं में जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार का है, इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आप जानते हैं कि जितने भी कोशिकांग जो हैं झिल्ली युक्त होते हैं वो सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अब्सेंट होते हैं। तो गोल्जी बॉडी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अब्सेंट होती है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप मानव की आरबीसी, पादपों की चालनी नलिका, कवक, नीली हरी शैवाल और ब्रायोफाइट्स एवं टाइडोफाइट्स के जो गैमेट्स हैं उनमें ये नहीं पाई जाती। दोबारा से समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्यतः गोल्जी काय पाया जाता है, लेकिन मैन की आरबीसी सेल्स में, पादपों में चालनी नलिकाओं में, कवकों में नीली हरी शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गीज कहते हैं और ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा के युग्मकों में, गैमेट्स में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं पाई जाती। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में हम इसको एक नया नाम देते हैं, हम कहते हैं डिक्टियोसोम। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि गोल्जी काय को कई नाम दिए गए हैं: गोल्जी उपकरण, गोल्जी सम्मिश्र, आइडियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया, प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग और एक नया नाम यहाँ आप देख रहे हैं जो हम पादप कोशिकाओं में कहते हैं डिक्टियोसोम। अब हम बात करते हैं इसकी बाह्य संरचना, जिसके अंतर्गत हम इसकी बाहरी झिल्ली के बारे में बात करेंगे और इसके रासायनिक संगठन का हम हल्का सा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कोशिकांग है दोहरी इकाई कला से घिरी संरचना है। इसमें जो नलियां होती हैं वो दोहरी इकाई कला से घिरी हुई होती हैं और प्रत्येक कला की जो मोटाई है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉन होती है। ये जो कलाएं हैं आपकी, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, इसलिए हम इसको लिपोप्रोटीन की बनी झिल्ली कहते हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो इसका रासायनिक संगठन है उसके अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा कि इनमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। साथ साथ इसमें लेसिथिन, सिफेलिन, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई ये भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, थियामीन, पायरोफॉस्फेट। इस प्रकार के कुछ एंजाइम्स, महत्वपूर्ण एंजाइम्स भी इस गोल्जी काय की बॉडी में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी काय के घटकों की। तो देखिए, गोल्जी काय में 3 घटक होते हैं: एक सिस्टर्नी, एक वेसिकल और एक वैक्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टर्नी की। देखिए, सिस्टर्नी क्या है? ये थैले के समान अशाकित समानांतर नलियां हैं जिनका व्यास 250 से 500 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ ये जो पिंक कलर की नलियां देख रही हैं आप, इन नली को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। जो कैसी हैं? थैले के समान है, अशाकित हैं और समानांतर नलियां। आप देखिए, एक दूसरे के समानांतर ये नलियां हैं। ये नलियां सिरों पे थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं और मुड़ने के कारण से ये कैसा आकार ले रही हैं? एक प्याले के समान आकार ले रही हैं। आप देखिए, एक प्याले के समान ये आकार अपना ले रही है। क्योंकि ये क्यों है सिरों पे? क्योंकि ये क्या है? मुड़ गई हैं, इसलिए इनका आकार कैसा हो गया है? प्याले के समान हो गया है। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि नलियां एक दूसरे के ऊपर लगी हुई रहती हैं, एक दूसरे के समानांतर लगी हुई रहती हैं। अगर हम किसी कोशिका में एक गोल्जी उपकरण की बात करें तो हम यह देखेंगे कि उसमें 3 से 7 सिस्टर्नियां होती हैं और इनमें पारदर्शी फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इसके अंदर। तो ये जो नलियां हैं इनकी संख्या एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कितनी होगी? 3 से 7। इसकी 2 सतह होती हैं।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स की दो सतह होती हैं। एक सतह अवतल होती है जिसको हम ट्रांस या मैच्योरिंग सतह कहते हैं, और एक सतह उत्तल सतह होती है जिसको हम सिस या फॉर्मिंग सतह कहते हैं। देखिए, आप इस चीज को समझेंगे कि अगर कोई सतह इस प्रकार से है, अंदर की ओर दबी हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अवतल सतह। अगर आप गोल्जी इकाई की इस सतह को देखें तो आप ये देखेंगे कि ये सतह क्या है? अंदर की ओर दबी हुई है। तो ऐसी सतह को हम नाम देते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं? ट्रांसफेस। या इसका दूसरा नाम क्या है? मैच्योरिंग सतह। और ये सतह हमेशा किस ओर होगी? टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की ओर ये सतह होती है। दूसरी सतह ये वाली सतह है। और देखिए, अगर कोई सतह आपकी इस प्रकार से हो, उभरी हुई, तो इस प्रकार की उभरी हुई सतह को हम क्या कहते हैं? उत्तल सतह। इस प्रकार की उभरी सतह को हम क्या कहते हैं? उत्तल सतह। तो ये जो नीचे वाली सतह है, आप देख रहे हैं ये सतह कैसी है? उभरी हुई है, नीचे से ऊपर की ओर उभरी सतह है। तो ऐसी सतह को हम नाम देते हैं क्या? सिस फेस। ये जो उत्तल सतह है इसको हम क्या कहते हैं? सिस फेस। या इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग सतह। और ये जो सतह होती है, ये किस साइड होती है? न्यूक्लियस केंद्रक की ओर, या फिर अंतःप्रद्रवी जलिका की ओर। तो यहाँ ये स्पष्ट आप समझ लीजिए कि गोल्जी इकाई की दो सतह हैं, एक ट्रांसफेज, एक सिस फेज। ट्रांसफेज जो है सेल मेम्ब्रेन की ओर होगी, और सिस फेज कहाँ होगी? केंद्रक और अंतःप्रद्रवी जलिका की ओर होगी। इनमें प्रवेश करने वाली पुटिकाएं व अन्य पदार्थ सिस सतह से प्रवेश करती हैं। बाद में इनमें रासायनिक रूपांतरण होने के बाद ट्रांस सतह से ये पुटिकाएं बाहर निकल जाती हैं। देखिए, अभी हम इसके बारे में डायग्रामेटिकली मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, अंतःप्रद्रवी जलिका से कुछ पुटिकाएं या कुछ वैक्यूल्स सिक्रीट की जाती हैं, निकाली जाती हैं, जो जिनमें प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, या अन्य पदार्थ हो सकते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स हैं, ये इस सतह पर, जो सिस सतह है गोल्जी इकाई की, इस सतह पर आके जुड़ जाती हैं, और इसके फलस्वरूप उन जो वैक्यूल्स हैं, उनमें जो पदार्थ है वो गोल्जी इकाई के अंदर चला जाता है। उसके बाद गोल्जी इकाई उन पदार्थों को क्या करता है? रासायनिक रूपांतरण करता है, और रूपांतरित होने के बाद इस ट्रांस सतह से वो उन पदार्थों को पुटिकाओं के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ये एक प्रकार का एक चैनल है जो अंतःप्रद्रवी जलिका से लिए हुए पदार्थ को ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित करता है, और दूसरी सतह से बाहर निकाल देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गोल्जी इकाई है वो सिस सतह से पदार्थों को ग्रहण करता है और ट्रांस सतह से बाहर निकाल देता है। अब देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम ये सिस और ट्रांस जो सतह है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, ट्रांस सतह जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था, कोशिका झिल्ली की ओर है। ये कोशिका झिल्ली आपको दिखाई दे रही है। सिस सतह जो है आपकी किस ओर है? न्यूक्लियस और अंतःप्रद्रवी जलिका। ये न्यूक्लियस है आपका, और ये क्या है? अंतःप्रद्रवी जलिका है आपकी। ठीक है, तो ये क्या काम कर रही है? सिस फेस किस साइड है? अंतःप्रद्रवी जलिका या केंद्रक की ओर, और ट्रांसफेस कहाँ है? कोशिका झिल्ली की ओर। अब आप यहाँ डायग्राम में समझिए, ये अंतःप्रद्रवी जलिकाएं दो प्रकार की यहाँ दिखाई गई हैं। ये जो अंतःप्रद्रवी जलिकाएं जिसपे काले स्पॉट है, ये कैसी है? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा अंतःप्रद्रवी जलिका जिसकी सतह पे क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये अंतःप्रद्रवी जलिका वो दिखाई गई है जो SER है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने सिंथेसाइज किया लिपिड, जो एक वेसिकल्स के रूप में बाहर आ गया। इसी प्रकार से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्होंने क्या बनाया? प्रोटीन सिंथेसाइज किया, और वो कहाँ छोड़ दिया? इन वेसिकल्स में छोड़ दिया। अब ये वेसिकल्स इस प्रोटीन और लिपिड को लेकर के गोल्जी इकाई के सिस सतह से प्रवेश करती है। आप देख रहे हैं, ये वैक्यूल्स आ रही हैं, यहाँ से ये वैक्यूल्स आ रही हैं, और गोल्जी इकाई की सिस सतह में प्रवेश करती है। इसके बाद गोल्जी इकाई इन वैक्यूल्स में या इन वेसिकल्स में मौजूद पदार्थों का रूपांतरण करता है, रासायनिक रूपांतरण करता है, और उसके बाद वेसिकल्स के माध्यम से, सिक्रेटरी वेसिकल्स, स्रावी पुटिकाओं के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है। और इसके बाद ये पुटिकाएं कोशिका झिल्ली के बाहर दूसरी कोशिका को स्थानांतरित हो जाती हैं, या कोशिका के बाहर निकल जाती हैं। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन होना है, तो वो वेसिकल्स किससे जुड़ जाती हैं? लाइसोसोम से जुड़ जाती हैं, और लाइसोसोम उसका विघटन करके कोशिका से बाहर निकाल देता है। तो आप यहाँ पे देखें, तो ये गोल्जी इकाई का काम क्या है? अंतःप्रद्रवी जलिका से पदार्थ को लेना, उसका रासायनिक रूपांतरण करना, और ट्रांसफेज से उसको वेसिकल्स के रूप में बाहर निकाल देना। अब हम गोल्जी इकाई के अन्य घटकों की बात करते हैं।
अब देखिए इसका दूसरा जो घटक है उसको हम कहते हैं पुटिका, या जिसको हम वेसिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो पुटिकाएं हैं, ये आप वेसिकल्स देख रहे हैं, पुटिकाएं ये गोलाकार रचना है जिनका व्यास 7 से 200 एंगस्ट्रॉन होता है, और ये नलिकाओं के मुकुलन से बनती है। आप देख रहे हैं ये जो सिस्टर्नी नलिकाएं हैं, इन्हीं की ये बडिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्हीं नलिकाओं की जो बडिंग हो रही है उसी से जो है क्या बनती है, आपकी वेसिकल्स बनती है। इनमें कई पदार्थ भरे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसफेज से जब आपकी स्रावी पुटिकाएं निकलती हैं तो उनका निर्माण किससे होता है, इन्हीं नलियों से होता है, और उसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ भरा हुआ होता है। सामान्यतः अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा जो पदार्थ सिस्टर्नी शीर्ष सतह से प्राप्त करती है वह पदार्थ रूपांतरित होकर पुटिकाओं के माध्यम से ट्रांस सिरे से बाहर निकल जाता है। जैसा मैंने अभी आपको इस बारे में बता ही दिया कि शीर्ष सतह से अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा जो पुटिकाएं आई वो अंदर प्रवेश किया, और फिर पुटिकाओं के माध्यम से ही ट्रांस सतह से वो पदार्थ रूपांतरित होकर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। जैसे अंतःप्रद्रव्य जलिका से मुक्त ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन गोल्जी काई की शीर्ष सिरे से प्रवेश कर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में रूपांतरित हो जाती है, वह इन्हीं पुटिकाओं के द्वारा ये गोल्जी काई की ट्रांस सतह से मुक्त होती है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ देने का मैंने प्रयास किया है कि अंतःप्रद्रव्य जलिका से जो ग्लूकोज, लिपिड या प्रोटीन निकलता है वो गोल्जी काई के इस शीर्ष सिरे द्वारा स्वीकार किया जाता है, और उसके बाद इन नलिकाओं में, सिस्टर्नी नलिकाओं में ये ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन जो है रूपांतरित हो जाता है किस अवस्था में, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। और बाद में ये सिस्टर्नी विकसित करती है किसको, बडिंग के रूप में किसको विकसित करती है, पुटिकाओं को, और उन पुटिकाओं में भरा होता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिसको गोल्जिकाएं अन्य कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, स्थानांतरित कर देती हैं। तो ये पुटिकाओं का काम था। और अब अंतिम जो घटक है वो हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। ये परिधि पर स्थित होती हैं, थैलीनुमा संरचना है, और इनका व्यास भी 30 से 40 एंगस्ट्रॉन होता है। ये वैक्यूल्स भी सिस्टर्नी से संबंधित होती हैं, और इनके किनारे सिरों के फूलने से अलग होकर बनती हैं। तो जैसा पुटिकाओं के लिए मैंने आपको बताया, वैसे ये जो वैक्यूल्स हैं ये भी सिस्टर्नी के सिरों के फूलने से अलग होने से डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं गोल्जी काई के कार्य की। देखिए गोल्जी काई के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर कॉम्पिटिशन्स में गोल्जी काई के कार्य पूछे जाते हैं, तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। देखिए नंबर 1 काम, इनका मुख्य कार्य श्रावण सिक्रीशन है, इसीलिए इन्हें स्रावी अंग कहते हैं। राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा गोल्जी काई में प्रवेश करता है, जहां से मुकुलन द्वारा ये स्रावी कण के रूप में कोशिका की सतह पर आकर बाहर निकलता है। जैसे अंतःप्रद्रव्य जलिका से मुक्त ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन गोल्जी काई की शीर्ष सिरे से प्रवेश कर ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड में रूपांतरित हो जाता है, वह पुटिका के रूप में दूसरे सिरे से बाहर मुक्त हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले भी कई बार बता दिया कि देखिए गोल्जी काई का जो मेन काम है वो श्रावण का है, सिक्रीशन का है, और ये मेन श्रावी कोशिकांग है। आपको इससे पहले भी मैंने अवगत करा दिया कि देखिए अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा जो भी प्रोटीन बनाया गया या जो भी लिपिड या जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाया गया वो इनके अंदर प्रवेश करता है, उनका रूपांतरण होता है, और रूपांतरण के बाद गोल्जिकाएं क्या बनाती है, पुटिकाएं बनाती है, और वो रूपांतरित पदार्थ उन पुटिकाओं में क्या कर देती है, भर देती है, और इन्हीं पुटिकाओं के रूप में जो ट्रांस सिरा है वहां से पुटिकाएं मुक्त हो जाती है। तो अगर आप देखें तो इसका मुख्य कार्य क्या है, पदार्थ का श्रावण करना, सिक्रीशन करना। इनका दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि इनसे लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये मैं आपको लाइसोसोम के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था पहले उसमें आपको बता दिया है कि ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। कई पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा आदि का संग्रह भी करते हैं। गोल्जी काई की यह भी विशेषता है कि वो प्रोटीन, वसा जैसे पदार्थों का संग्रह भी करते हैं। अंडा की जो पीतक झिल्ली होती है उसका निर्माण करने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अंडे की जो पीतक झिल्ली है उसका निर्माण भी इसी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो पादप कोशिकाओं में जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, आपको पता ही है कि कोशिका विभाजन 2 भागों में होता है, केंद्र का विभाजन और एक कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो वहां पे निर्मित होती है एक कोशिका पट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। तो उस कोशिका पट्टी का जो निर्माण होता है वो भी गोल्जी काई के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम जो होता है उसका निर्माण भी गोल्जी काई के द्वारा होता है।
आप अगर देखेंगे, मान लीजिए ये आपका कोई शुक्राणु है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका शुक्राणु का। तो शुक्राणु की जो शीर्ष सतह है, ये यहाँ पे एक गोल संरचना होती है, छोटी सी पिन पॉइंट होता है, इसको नाम दिया जाता है क्या? एक्रोसोम। और इसका निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा ही किया जाता है। ये पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ये हेमीसेलुलोज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इनका। देखिए, कोशिका झिल्ली में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम सियालिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? सियालिक एसिड कहते हैं। तो इस सियालिक एसिड का निर्माण भी इसी गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कई एंजाइम्स भी डेवलप किए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, जाइमोजन। इसका जो निर्माण है जाइमोजन का, वो कौन करता है? गोल्जी काय करता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, आप जानते हैं उनके द्वारा क्या निकाले जाते हैं? हार्मोन्स निकाले जाते हैं। तो उन हार्मोन्स के स्रावण में भी इस गोल्जी काय का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, थायरोक्सिन हार्मोन, इनके निकलने में गोल्जी काय का महत्वपूर्ण रोल होता है। इनको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों को अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता है, इसीलिए हम इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। एग्जाम्स में कई बार एक नंबर का सवाल ये पूछा जाता है कि कोशिका की ट्रैफिक पुलिस से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कौन है? गोल्जी काय है। और ये इसीलिए है क्योंकि अभी आपने देखा कि इसने अंतःप्रद्रव्य जलिका से पदार्थों को ग्रहण किया, उसके बाद उसको रूपांतरित करके क्या किया? कुटिका में बंद किया और दूसरे स्थान पर भेज दिया। तो ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम कर रही है, इसलिए हम इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गोल्जी काय की संरचना और उसके कार्य के बारे में आवश्यक जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।